नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जिसका असर आप जानते ही हैं करोड़ों लोगों पर पड़ता है। आठवां वेतन आयोग। नमस्कार। हमारे पास देखिए कुछ आधिकारिक जानकारी है इस पर और आज उसी के आधार पर हम ये पूरी बातचीत करेंगे। हमारा मकसद सीधा सा है, ये जो आठवां वेतन आयोग है ये कैसे बन रहा है, कब तक लागू हो सकता है और कौन कौन इससे प्रभावित होगा, इन सब अहम पहलुओं को आसानी से समझना। चलिए शुरू करते हैं फिर। जी। और वेतन आयोग की बात करें तो पहले ये समझना जरूरी है कि ये होता क्या है, क्यों बनता है। देखिए, भारत सरकार ना समय समय पर आमतौर पर हर 10 साल में एक वेतन आयोग बनाती है। इसका सीधा सा काम है केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके वेतन, भत्ते, पेंशन, इन सब की समीक्षा करना। भाई, महंगाई बढ़ती है, अर्थव्यवस्था बदलती है, रहने सहने का खर्चा बदलता है, तो इन सबको ध्यान में रखकर सैलरी स्ट्रक्चर में क्या बदलाव हो, इसकी सिफारिश करना। तो ये आठवां वेतन आयोग उसी प्रक्रिया की आप कह सकती हैं अगली कड़ी है। और ये सिर्फ कोई रूटीन काम नहीं है, है ना? इसका सीधा असर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, फिर राज्य कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी प्लानिंग सब पर पड़ता है। उनके लिए बहुत पर्सनल मामला है। लेकिन ये हर 10 साल में क्यों? कोई खास वजह है इसकी? हाँ, देखिए इसकी कई वजह हैं। 10 साल का जो गैप है ना, वो एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश है। एक तरफ तो यह है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन बाजार और महंगाई से एकदम पीछे ना रह जाए, और दूसरी तरफ सरकार के जो वित्तीय संसाधन हैं उन पर भी एकदम से बहुत ज्यादा बोझ ना पड़े, क्योंकि सैलरी और पेंशन ये सरकार के खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। तो ये 10 साल का समय दोनों के हिसाब से, मतलब सरकार और कर्मचारी, एक प्रैक्टिकल टाइम फ्रेम माना जाता रहा है। और ये व्यवस्था काफी पुरानी है, ब्रिटिश टाइम से चली आ रही है, जिसे बाद में भारत सरकार ने अपनाया। अच्छा, तो ये एक स्थापित प्रक्रिया है जिसका अपना एक इतिहास है। ठीक है, अब आते हैं ताज़ा खबर पर। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, और इसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं, TOR जिसे कहते हैं, वो भी मंजूर हो गए हैं। इसका मतलब क्या समझें? हाँ, ये बहुत अहम कदम है। टीओआर की मंजूरी का मतलब है कि अब आयोग कह सकते हैं आधिकारिक तौर पर बन गया है। उसे अपना काम शुरू करने का सिग्नल मिल गया है। इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस में साफ साफ लिखा होता है कि आयोग को किन मुद्दों पर विचार करना है, उसकी सीमाएं क्या हैं और उसे अपनी रिपोर्ट कब तक देनी है। और जो जानकारी है उसके हिसाब से सरकार ने आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करके सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया है। 18 महीने मतलब करीब 1.5 साल। ये तो काफी टाइम है। इस दौरान आयोग करता क्या है? इतनी लंबी प्रक्रिया क्यों? देखिए, ये समय जरूरी है क्योंकि आयोग का काम बहुत फैला हुआ और पेचीदा होता है। इन 18 महीनों में आयोग कई काम करता है। पहले तो वो मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर, महंगाई के आंकड़े, देश की आर्थिक हालत, सरकार की जेब मतलब फाइनेंशियल कैपेसिटी और आगे की ज़रूरतें, इन सब का गहराई से अध्ययन करता है। इसके लिए बहुत सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर आयोग अलग अलग कर्मचारी संघों से, मंत्रालयों से, एक्सपर्ट से मिलता है, बातचीत करता है। अच्छा, सबसे बात करते हैं? हाँ, सबकी सुनता है, उनके सुझाव लेता है। एक और बात, आयोग अक्सर प्राइवेट सेक्टर में क्या सैलरी चल रही है इसका भी अध्ययन करता है, ताकि सरकारी नौकरियां भी टैलेंटेड लोगों के लिए आकर्षक बनी रहें। तो इन सब विश्लेषण और बातचीत के आधार पर ही वो अपनी सिफारिशें तैयार करता है। और इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है संतुलन साधना, कर्मचारियों की उम्मीदें और सरकार की आर्थिक सच्चाई के बीच। समझ गया। ये सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है, इसमें बहुत सारे मानवीय और आर्थिक पहलू जुड़े हुए हैं। अब उस सवाल पर आते हैं तो शायद सबके मन में होगा, ये सिफारिशें लागू कब से होंगी? क्या 18 महीने बाद, जब रिपोर्ट आएगी तभी से? ये वो सवाल है जिसका जवाब सीधा नहीं है। जो अनुमान लगाया जा रहा है स्रोतों के अनुसार, वो ये है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकती हैं। प्रभावी? हाँ, प्रभावी होने का मतलब है कि कागजों में सैद्धांतिक तौर पर वेतन वृद्धि इसी तारीख से मानी जाएगी। और ये तारीख इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले कई वेतन आयोगों की सिफारिशें भी अक्सर 1 जनवरी से ही लागू होती आई हैं। तो एक तरह की कंसिस्टेंसी रहती है। 1 जनवरी 2026, ये तारीख तो नोट करने वाली है। लेकिन आपने प्रभावी पर जोर दिया।
इसका मतलब यह है कि उस तारीख को बढ़ा हुआ वेतन हाथ में नहीं आएगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर इफेक्टिव डेट और एक्चुअल पेमेंट के बीच का फर्क समझना जरूरी है। 1 जनवरी 2026 को सिफारिशें प्रभावी हो सकती हैं, पर इसका ये कतई मतलब नहीं कि उसी दिन से कर्मचारियों के बैंक खाते में बढ़ी हुई सैलरी आने लगेगी। देखिए, पहले आयोग रिपोर्ट देगा जिसमें 18 महीने लग सकते हैं, यानी शायद 2027 के बीच तक। फिर सरकार उस रिपोर्ट को स्टडी करेगी, मंत्रालयों से राय लेगी, फिर कैबिनेट उसे मंजूरी देगी। मंजूरी के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन निकालेगी और फिर जाकर डिपार्टमेंट्स अपने कर्मचारियों की सैलरी फिक्सेशन का काम शुरू करेंगे। इस पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में अच्छा खासा टाइम लगता है। तो फिर असल में मतलब जेब में पैसा कब तक आने की उम्मीद करें? जैसा कि हमारे स्रोत भी इशारा कर रहे हैं और पिछले अनुभवों को देखें, तो ये कह सकते हैं कि कर्मचारियों को असली फायदा मतलब बढ़ा हुआ पैसा हाथ में आने में 2026 का आखिर या शायद 2027 या कुछ मामलों में 2028 तक का भी वक्त लग सकता है। अक्सर होता यह है कि जब तक रेगुलर बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू होती है, तब तक कई महीनों का बकाया मतलब एरियर जमा हो चुका होता है, जिसे सरकार बाद में एक मुश्त या किश्तों में देती है। अच्छा, एरियर मिलता है। जी हाँ, तो घोषणा और हाथ में पैसा आने के बीच थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। ये बात साफ करना बहुत जरूरी था ताकि उम्मीदें सही रहें। अब बात करते हैं कि फायदा मिलेगा किसे। क्या ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तक ही सीमित है? हाँ, बीके सबसे पहले और सीधे तौर पर तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए ही होती हैं। इसमें लाखों लोग आते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस जैसी ऑल इंडिया सर्विसेज के अफसर, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के कर्मचारी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स, कस्टम्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ जैसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और डिफेंस मिनिस्ट्री के सिविलियन कर्मचारी, और साथ ही केंद्र सरकार से पेंशन लेने वाले लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी इन्हीं सिफारिशों के आधार पर रिवाइज होती है। और राज्यों का क्या? हमारे स्रोतों में बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों का जिक्र था। क्या वहां के सरकारी कर्मचारियों को भी इसका फायदा अपने आप मिल जाएगा? नहीं, अपने आप नहीं। यहाँ मामला थोड़ा अलग है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो केंद्र के वेतन आयोग का राज्यों पर असर तो पड़ता है अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन ये कोई ऑटोमेटिक चीज नहीं है। संविधान के हिसाब से राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। केंद्र की सिफारिशें लागू होने के बाद हर राज्य सरकार अपने लेवल पर यह फैसला लेती है कि वो इन सिफारिशों को अपनाना चाहती है या नहीं, और अगर हाँ, तो कब और कैसे। तो इसका मतलब हर राज्य में लागू करने का टाइम और तरीका अलग अलग हो सकता है। क्यों होता है ऐसा? कि अपनी आर्थिक स्थिति होती है, अपने रेवेन्यू सोर्सेज होते हैं, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। कुछ राज्य फाइनेंशियली ज्यादा मजबूत होते हैं, वो शायद केंद्र के साथ साथ या जल्दी फैसला ले लें। वहीं कुछ राज्यों को अपना बजट और संसाधन बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। इसके अलावा पॉलिटिकल विल और कर्मचारी यूनियनों का दबाव ये भी एक फैक्टर होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि केंद्र में लागू होने के कुछ महीनों से लेकर कभी-कभी 1-2 साल बाद तक राज्य सरकारें इन्हें अपने कर्मचारियों के लिए लागू करती हैं। क्या पिछले वेतन आयोगों के टाइम भी यही पैटर्न था? राज्य कितना टाइम लेते हैं आमतौर पर? हाँ, इतिहास तो यही बताता है। जैसे 7वां वेतन आयोग केंद्र ने 1 जनवरी 2016 से लागू किया था, लेकिन कई राज्यों ने जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह ने इसे 2017 में लागू किया। कुछ ने तो और भी ज्यादा टाइम लिया। तो ये पैटर्न एक तरह से बन चुका है। राज्य सरकारें पहले केंद्र के फैसले का इंतजार करती हैं, फिर उसकी सिफारिशों को स्टडी करती हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखती है और फिर अपनी कैबिनेट से मंजूरी लेकर लागू करती हैं। इस हिसाब से देखें तो अगर केंद्र में 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होता है, तो राज्यों के कर्मचारियों को कब तक उम्मीद रखनी चाहिए? अगर हम इसी पैटर्न को देखें तो ये अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि ज्यादातर राज्यों में 8वें वेतन आयोग का असली फायदा शायद 2026 के अंत या 2027 से मिलना शुरू हो सकता है। कुछ राज्य शायद जल्दी भी कर लें, कुछ को ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन वही बात, ये सिर्फ एक ट्रेंड के आधार पर अनुमान है। हर राज्य का आखिरी फैसला उसकी अपनी सिचुएशन पर निर्भर करेगा। ये तो हुई सैलरी ओवर टाइमलाइन की बात, लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा था, वेतन आयोग का महत्व सिर्फ सैलरी बढ़ाने तक नहीं है। इसके कुछ और भी असर होते हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। वेतन आयोग की सिफारिशों का असर कई लेवल्स पर पड़ता है। सबसे पहला और सीधा असर तो लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की खरीदने की ताकत मतलब परचेजिंग पावर पर पड़ता है। जब उनके हाथ में ज्यादा पैसा आता है तो जाहिर है बाजार में मांग बढ़ती है।
खासकर कंज्यूमर गुड्स, रियल एस्टेट, गाड़ियां वगैरह। इससे इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है। अगर मांग बहुत तेजी से बढ़े तो महंगाई बढ़ने का खतरा भी रहता है। इस पर सरकार और रिजर्व बैंक को नजर रखनी पड़ती है। और साथ ही सरकार के खजाने पर भी इसका बड़ा बोझ पड़ता है। फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करना एक चुनौती बन जाता है। ये तो हुआ आर्थिक प्रभाव, लेकिन कामकाज और सिस्टम पर भी कोई असर पड़ता है क्या? कई बार ये बात होती है कि सरकारी नौकरियों का आकर्षण कम हो रहा है या एफिशिएंसी उतनी नहीं है। क्या वेतन आयोग इन चीजों को भी एड्रेस करता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। वेतन आयोग की सिफारिशें सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं रहती। वे सरकारी कामकाज के माहौल, कर्मचारियों के मोराल और उनकी एफिशिएंसी पर भी गहरा असर डाल सकती हैं। अच्छी सैलरी और बेहतर सुविधाएं टैलेंटेड युवाओं को सरकारी नौकरियों की तरफ खींचने और अनुभवी लोगों को बनाए रखने में मदद करती हैं। आयोग अक्सर प्रमोशन पॉलिसी, वर्किंग कंडीशन और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव्स जैसे मुद्दों पर भी सिफारिशें दे सकता है। हालांकि ये उसके टीओआर पर निर्भर करता है। अगर सिफारिशें प्रोग्रेसिव हों तो वे सरकारी सिस्टम में एक नई एनर्जी ला सकती हैं, लेकिन अगर वे सिर्फ वेतन वृद्धि तक ही रह जाएं तो शायद वर्क कल्चर पर उनका ज्यादा असर ना दिखे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 8वां वेतन आयोग इन गैर आर्थिक पहलुओं पर कितना ध्यान देता है। अब अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें तो मुख्य बातें क्या है? जरूर। संक्षेप में कहें तो 8वें वेतन आयोग के बारे में अभी तक जो पता है उसके मेन पॉइंट्स ये हैं। पहला, गठन और कार्यक्षेत्र। केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर 2025 को आयोग के गठन और टीओआर को मंजूरी दे दी है। काम शुरू हो गया है। दूसरा, रिपोर्ट की समय सीमा। आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने मिले हैं, मतलब रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आ सकती है। तीसरा, केंद्र में प्रभावी तिथि। सिफारिशों के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। चौथा, वास्तविक लाभ। हाथ में पैसा आने में देरी हो सकती है, शायद 2026 के अंत से 2027 या 2028 तक बकाया एरियर के रूप में मिल सकता है। पांचवा, राज्य सरकारें। राज्य अपने हिसाब से अपने समय पर फैसला लेंगे, केंद्र के बाद। इसमें कुछ महीनों से लेकर साल 2 साल लग सकते हैं। और छठा, व्यापक प्रभाव। इसका असर सिर्फ सैलरी पर नहीं बल्कि इकोनॉमी, महंगाई, सरकारी कामकाज और कर्मचारियों के मोराल पर भी पड़ेगा। बहुत बढ़िया, आपने सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समेट दिए। तो आज हमने 8वें वेतन आयोग से जुड़ी शुरुआती पर बहुत अहम जानकारी को समझा कि भाई प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक अंदाजन टाइमलाइन क्या है, किसे फायदा मिलेगा और राज्यों का क्या सीन रहेगा। हाँ, और ये याद रखना जरूरी है कि ये एक चलती हुई प्रक्रिया है। आने वाले महीनों में जब आयोग काम करेगा और फिर जब रिपोर्ट आएगी तब और भी डिटेल सामने आएंगी। लेकिन फिलहाल ये जो आउटलाइन है ये कर्मचारियों और इस विषय में रुचि रखने वालों के लिए काफी उपयोगी है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की जिंदगी और देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा इवेंट है। बिल्कुल, और इसी के साथ सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हुए आज की बात खत्म करते हैं। जब 8वें वेतन आयोग की पूरी रिपोर्ट आए तो सिर्फ सैलरी और भत्ते कितने बढ़े इन आंकड़ों पर ही फोकस ना करें। ये देखने की कोशिश करें कि क्या रिपोर्ट में सरकारी वर्क कल्चर को बेहतर बनाने, परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करने या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से जुड़े कोई ठोस सुझाव हैं, क्योंकि असली बदलाव शायद वहीं से आएगा जो सिर्फ बढ़ी हुई तनख्वाह से कहीं ज्यादा टिकाऊ और जरूरी हो सकता है। भविष्य में सरकारी नौकरियों का आकर्षण और उनकी इफेक्टिवनेस काफी हद तक इन नॉन फाइनेंशियल चीजों पर भी निर्भर करेगी। ये बहुत सही नजरिया है। इन पहलुओं पर ध्यान देना आगे के लिए बहुत जरूरी होगा। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। द डीप डाइव से जुड़ने के लिए धन्यवाद।